तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसी के साथ हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन करेंगे। और ये होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और मैं हिंदी में भी बताऊँगा और इंग्लिश में भी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये साथ में ही आपके चल रहे हैं। आप एज इट इज़ इसको पेपर में लिख भी सकते हैं और अपने मैं आपको जो बताऊँगा उसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम है वो इन बातों को ध्यान से सुने ताकि वो बना कर ही इंग्लिश में लिख सकें। अगर वो उन्हें इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं इंग्लिश में भी लिख कर पीडीएफ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो सिद्धांत है वो सबसे पुराना है, यानी कि ये जो थ्योरी है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये सबसे पुरानी है। अच्छा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि डिमांड के कारण महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर एक लाइन में अगर स्पष्ट भाषा में कहूँ तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इससे क्या होता है? डिमांड के बढ़ने से, मांग के बढ़ने से महंगाई देखने को मिलती है। कि वो क्या, आप ये समझना है कि महंगाई कैसे कैसे बढ़ती है, किन कारणों से महंगाई बढ़ती है, जिससे हमें इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो ये सबसे पुराना सिद्धांत है, यानी कि पुरानी थ्योरी है ये। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, यानी कि डिमांड हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होगी, तभी ही हमें क्या देखने को मिलेगी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से। अब मैं इसको आपको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको इस चीज़ को क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, वो एग्जांपल क्या होगा? डिमांड ग्रेटर है, बड़ी है सप्लाई से। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। 20 लोग हैं हमारे पास, जो 10 10 फैन है हमारे पास जो ऊपर लगाते हैं सीलिंग में, वो फैन है। अब 20 लोग हैं, मतलब पीपल्स हैं, और एक फ़ैन कितने का है? 5000 का है। ठीक है, 5000 का एक फ़ैन है और खरीदने वाले कितने हैं? 20 पीपल हैं और 10 फ़ैन हैं। तो देखो 20 लोग हैं, ज़्यादा है ना लोग, और डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कितनी है? 10। तो इससे क्या होगा? मैं क्या करूँगा, इसके एक फ़ैन की कीमत को 5000 से लेकर मैं 5000 ख़त्म करके 7000 कर दूँ। इससे क्या होगा? 20 लोग हैं ना, ये कम हो जाएँगे, क्योंकि वो इनमें से कई लोग हट जाएँगे, सोचेंगे ये 5000 का था, अब ये 7000 का हो गया, महँगा हो गया फ़ैन, तो वो हट जाएँगे कुछ लोग। मान लो कि 5 लोग हट जाते हैं, तो 15 हो गए हमारे पास। अब डिमांड कितने की होगी? 15 की। और सप्लाई देखो अब कितने का है? एक फ़ैन कितने का है? 7000 का है। फिर अगर अभी भी तो देखो 5 ही तो कम हुए हैं, अभी भी मेरे पास 10 है। फिर मैं क्या करूँगा? इसका रेट और बढ़ा दूँगा। अब मैं इसका रेट कर दूँगा 8000। 8000 1000 करने, मतलब 1000 बढ़ाने से क्या होगा कि मान लो कि भाई वो अब जो लोग हैं वो 13 लोग खरीदते हैं, उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं अभी भी फ़ैन को, और जो बाकी हैं वो हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं काफ़ी महँगा है और हम नहीं खरीदते, उनका बजट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 13 है। अब यहाँ पर देखो फ़ैन कितने हैं हमारे पास? 10 हैं, और लोग कितने हैं? 13। अभी भी तो 3 ज़्यादा ही हैं, तो इसको हम और 1000 रुपए बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा? और भी कम हो जाएँगे लोग। तो फिर वो लास्ट में वही रहेंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, यानी कि वो ज़्यादा इच्छुक होंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो एंड में अगर हम मान लेते हैं कि 10,000 है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, 2 लोग हट चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाता है पूरे 10। 10 लोग थे, और एक जो फ़ैन है हमारे पास 5000 का था, अब वो 10,000 का हो गया। देखो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ चुका है। एक फ़ैन की कीमत 5000 थी, अब वो कितने की हो गई? 10,000 की। भाई डिमांड के हिसाब से कितनी महँगाई हमें देखने को मिलती है। सीधा 5000 का गैप पड़ गया, क्योंकि 10 ही फ़ैन थे, अब 10 फ़ैन 10 लोगों को ही मिलेंगे अलग-अलग। तो उसने क्या करा बंदे ने कि भाई पैसे बढ़ा दिए। उसके पैसे बढ़ाने से क्या हो गया? जो लोग हैं वो हटते चले गए, तो आखिरी में जितना उसका प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो यानी कि प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन देखने को मिला कि एक फ़ैन जहाँ 5000 था, उसकी सप्लाई कम होने के कारण, सप्लाई कम होने के कारण क्या हुआ? डिमांड उसकी ज़्यादा थी और सप्लाई उसकी कम थी, और जिससे प्राइस जो है वो हाई हो गया, जिससे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। अभी इसी बिल्कुल बेहतरीन जो हमने एग्ज़ाम्पल करा है, बिल्कुल ईज़ी एग्ज़ाम्पल था। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि सप्लाई कैसे बढ़ रही है। एक जगह पर आकर ये देखो, यहाँ पर ये सप्लाई है, ठीक है? ऐसे जा रही है। एक पॉइंट पर जाकर ये कांस्टेंट हो जाती है, सीधी लाइन बन जाती है, ये पॉइंट है, ठीक है?
अब क्या होगा, डिमांड पहले इतनी थी, डिमांड इतनी थी तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। जब पर डिमांड थोड़ी और ऊपर जाने लगी तो प्राइस में थोड़ा इजाफा हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया, प्राइस कीमत बढ़ गई। फिर थोड़ा और ऊपर गया, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गया। और एक टाइम के बाद देखो सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी, पर अब देखो सप्लाई कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है सप्लाई में। और डिमांड को हम चाहे जितना बढ़ाएं, डिमांड बढ़ती रहेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, प्राइस बढ़ता रहेगा। तो आप समझ चुके हो ना कि डिमांड डिमांड तो ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम होएगी। इस वजह से क्या होगा, जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और प्राइस के बढ़ने से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो इसके नाम में भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आप समझ सकते हो कि डिमांड के कारण ही हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसमें क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई में कोई चेंज, नो चेंज है उसमें, ठीक है, सप्लाई में। और जिसके कारण क्या हो गया, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई सप्लाई से, और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, और इसी वजह से हमें इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। वही बात, इसके कारण क्या हैं? अब इनके कारण क्या है कि इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने के क्या-क्या कारण हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटे-छोटे पॉइंट बता देता हूँ। इंक्रीजिंग इन मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ती है। एक व्यक्ति ये हर एक व्यक्ति की अनलिमिटेड वांट्स हैं, यानी कि उसकी असीमित इच्छाएँ हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करता है, चीज़ें खरीदता है। तो क्या होगा, जब उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे एक व्यक्ति के पास, तो वो उसके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, जिससे जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब भी प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हमारा डिमांड पर फ़र्क पड़ता है, और डिमांड जब इंक्रीज़ होती है तो प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ता है ना, एटलीस्ट प्राइस बढ़ गया तो आपका इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। राइजिंग इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बढ़ने से भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। वो कैसे, अब जैसे काफ़ी जनसंख्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिमांड की वो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। हम वस्तुओं को बाँट नहीं सकते, हम चीज़ों को हर एक व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो उससे क्या होगा, हर एक व्यक्ति को नहीं देंगे, जिसके पास परचेज़िंग पावर ज़्यादा की वो खरीद लेगा या उस वस्तु का प्रयोग कर लेगा। इसी वजह से हमें राइज़िंग इन पॉपुलेशन से भी हमें डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। डिमांड के बढ़ने से डिमांड के बढ़ने में पॉपुलेशन का एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रोल है। इससे जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और फिर डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा हमें। तो फिर इस चीज़ से आप समझ गए। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है? इसके अनुसार ये फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यानी कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि इंक्रीज़ किया जाता है, मनी को इंक्रीज़ बढ़ाया जाता है, तो प्राइस लेवल बढ़ने लगता है, यानी कि कीमतों में बढ़ोतरी होती है। वही बात है, सिंपल सेम, बस आप इसका पॉइंट बनाकर लिख देना। इसके बारे में आप थोड़ा-सा और भी डिटेल में लिख सकते हैं। केस की क्या है? केस के अनुसार जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तब हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं केस के व्यू के अकॉर्डिंग। और एग्रीगेट डिमांड आपको पता है C प्लस में I होती है। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? C प्लस में I। यहाँ पर C क्या है? कंजम्पशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और I क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व्यय, ठीक है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एग्रीगेट डिमांड निकलती है हमारी। फिर मुद्रा का आधुनिक परिमाण सिद्धांत, मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और यह है मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इस थ्योरी ये इसके मतलब इसके पक्षधर कौन है, कि इसके फैमिली मतलब इसके समर्थक मान सकते हैं हम कि कौन से अर्थशास्त्री हैं, मिल्टन है और फ्रेडमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मुख्य कारण सप्लाई ऑफ मनी, पैसे की अधिकतर हो जाने के कारण, यानी कि जब एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, इकोनॉमी में जब पैसा अधिक हो जाता है तब हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मनी, और सप्लाई ऑफ मनी को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सप्लाई ऑफ मनी से क्या होता है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, परचेजिंग पावर से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस किसी भी चीज़ का बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। सिंपल सा है। इसमें ये हमारा था
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इसके बारे में आप इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा के आ जाना। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में कॉस्ट के कारण से इन्फ्लेशन दिखने को मिलता है इकोनॉमी में। तो उत्पादन लागतें प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर में वृद्धि होने के कारण, यानी कि इंक्रीजमेंट होने के कारण इन्फ्लेशन देखने को मिलता है इकोनॉमी में, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। मान लो जैसे कि आप एक पेन लेते हो और वो आपको 5 रुपये का 10 रुपये का पड़ता है। एक पेन है वो 10 रुपये का पड़ता है। अब कुछ टाइम टाइम पीरियड बाद जो कंपनी प्रोडक्शन इस पेन का कर रही थी, उसको कच्चा माल यानी कि प्लास्टिक वगैरह महंगा पड़ने लगता है। तो वो क्या करेगी, वो अपना प्रॉफिट निकालने के कारण इस पेन को क्या करेगी, 15 रुपये कर देगी। 15 रुपये करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर हमें क्या कितने का इंक्रीजमेंट देखने को मिला, 5 रुपये का। तो ये 5 रुपये क्या बढ़ा, ये हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा, यानी कि इसका कॉस्ट जिनके जो प्राइस था वो एक्चुअल में कितना था, 10, पर रॉ मटेरियल और लेबर के कारण को इन सभी फैक्टर्स के कारण जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो 15 रुपये हो गया। तो इस वजह से कॉस्ट में कितना इजाफा हुआ, 10 था 5 बढ़ गया ना, तो ये हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा, जो हमारा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है या प्रोडक्ट हमने जो बनाया है फाइनल, और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, प्रोडक्शन भी कम होगा, एम्प्लॉयज़ भी कम होंगे और एग्रीगेट डिमांड भी हमारी गिरेगी। तब हमें क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो पहले क्या है, डिमांड, ठीक है, ये डिमांड हो गया, सप्लाई। अब क्या क्या हो रहा है, पहले सप्लाई यहाँ थी, डिमांड और सप्लाई, जब जहाँ डिमांड, ये देखो डिमांड और सप्लाई मीट करके यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गए, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट 0 से लेकर M तक हो गया, यानी कि हमने एक पेन बनाया ना, वो जो पेन बनाया, देखो प्रोडक्शन पहले कितना था, 0 से M तक था, यानी कि इतना प्रोडक्शन था, और उसका प्राइस कितना था, इतना OP। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने सप्लाई को बढ़ा दिया, सप्लाई को कम कर दिया। सप्लाई को कम करा तो देखो क्या हो गया, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, जहाँ डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पर कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो गया, M1 पर हुआ। तो यहाँ से क्या हो गया जी, प्राइस। अब देखो जी, यहाँ से यहाँ तक पहले कितना था, यहाँ से यहाँ तक था, पहले यहाँ तक था, आउटपुट पहले इतना बन रहा था, अब यहाँ पर आउटपुट कम हो गया है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो पेन था वो कम हो चुका है। देखो पहले इतना था, अब इतना हो गया, पहले प्राइस इतना था, थोड़ा था, उसके बाद ज़्यादा हो गया, देखो है ना, आउटपुट कम हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसके हम कारण देख लेते हैं कि किन कारणों से हमें कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। लो इंडस्ट्री आउटपुट, ये सबसे बढ़िया है। इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोडक्शन लागत में जैसे रॉ मटेरियल हो गया, उसको बनाने का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, और वो प्रॉफिट निकालने के चक्कर में अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, और प्राइस बढ़ता है तो फिर उसके कॉस्ट में भी इजाफा होता है, और कॉस्ट में इजाफा होता है तो कॉस्ट उसी इन्फ्लेशन को हम, क्योंकि समाज में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। प्रोडक्शन गिर जाता है, सप्लाई भी गिरती है, पर प्राइस उसका बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्ट टैक्स, इंक्रीज इन प्रोडक्ट टैक्स। अब देखो सरकार, एक इंडस्ट्री थी, उसने कपड़े की इंडस्ट्री थी, ठीक है, मान लो कपड़े की इंडस्ट्री थी, उसने सब कुछ कच्चा माल वगैरह उसको सही पड़ गया, पर सरकार क्या करती है, इस बार सरकार टैक्स को बढ़ा देती है। तो सरकार जब टैक्स को बढ़ा देगी तो कोई भी मालिक है इंडस्ट्री का, वो अपने पल्ले से थोड़ा ना देगा पैसे, तो वो क्या करेगा, वो पैसे उसने, सरकार ने उसके ऊपर लगाया, तो फिर वो टैक्स जनता पर लगाता है कि वो उस कपड़े को जो खरीदेगा ना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इससे भी हमें कॉस्ट में इजाफा होता है कि भाई वो बनकर तो तैयार हो गई थी 200 रुपये में, 200 रुपये में वो कपड़ा बन गया था, उसने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया था इसमें, पर GST उसकी 50 रुपये लग गई। अब वो क्या करेगा, वो GST भी इसमें जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट 200-250 रुपये का हो जाएगा, 250 का हो जाएगा।
तो इसलिए भी इससे भी तो उस प्राइस में इजाफा हो गया। उस कपड़े में पहले 200 का था, वो 50 का हो गया टैक्स लगने से। तो ये भी एक कारण है जिससे हमें कॉस्ट बढ़ी हुई मिलती है और इन्फ्लेशन देखने को मिलता है इकोनॉमी में या समाज में। ब्लैक मार्केट में कई लोग, ब्लैक मार्केट क्या होता है? ब्लैक मार्केट होता है कि हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि ब्लैक मार्केट ये बुरी चीज़ नहीं है, मतलब हम भी अगर हम लाइफ में देखें तो कई बार क्या होता है कि स्टॉक रख लेते हैं हम अपने पास। जैसे आलू सस्ते हो गए तो हम अपने पास 1 बोरी 2 बोरी गिरवा कर रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमने स्टॉक में अपने पास रख लिया। हमारे पास तो डिमांड काफ़ी नहीं थी, पर हमने उस प्रोडक्ट को हमारे पास रख लिया। और जब ज़रूरत आएगी, अगर मैं किसी को बेचना चाहूँ, अगर किसी को डिमांड ज़्यादा है अगर एरिया में, तो मैं उसको निकाल कर, अगर कोई बारिश वगैरह आती है और आलू ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, अपने जो मैंने रख रखी थी 2 बोरियाँ, मैं उसको बेचूँगा। इससे मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग से भी जो है कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। पहले देखो कि उस आलू की कीमत ₹20 होगी, जब मैंने उसको स्टॉक में खरीद कर रख लिया, पर क्या हुआ, तूफ़ान वगैरह आया, बारिश आई, आलू वगैरह ख़राब हो गए और उससे क्या हो गया, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो अब वो मेरे पास तो सेफ़ है, तो मैं उसको 50 में बेचूँगा तो वो बिक जाएँगे। अगर मैं 100 में भी बेचूँगा तो वो बिक जाएँगे, अगर वो डिमांड उसकी हाई है तो। तो इससे भी क्या हो गया, उस आलू का प्राइस बढ़ गया। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट कैसे बढ़ गई। ठीक है, ब्लैक मार्केट से भी कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, महँगाई तो बढ़ गई ना इससे। तो ये 2 थे कि डिमांड से कैसे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।